नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माजी साइंस जोश में, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री में अब तक अपने चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, एस एंड पी ब्लॉक, जिसमें अपने एस ब्लॉक फिनिश कर लिया था। आज से अपन स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक। एस ब्लॉक के बाद बारी आती है किसकी? पी ब्लॉक की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। नोट्स आप जो भी है साथ साथ बनाते रहना। जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वो तो सारा लिखना है, उसमें से तो एक भी वर्ड मिस नहीं करना। उसके अलावा मैं कुछ ऐसी बात बोल दूं इंपॉर्टेंट, तो उसको भी नोट कर लें, जिसको आप मतलब माइंड में नहीं रख पाओ। वैसे मैं भूल जाऊंगा, सर ने एक बात बोली है, वीडियो को रोक के उसको नोट कर लेना। बात क्लियर? चलिए, ये नोट सफिशिएंट है, बस उसके अलावा आपको कोई नहीं देखना, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नोट्स ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। उसके अलावा फिर अपन ट्यूशन की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें और ज़्यादा चीज़ें आपके आसान हो जाएगी, आपके मामला क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या नहीं करना, ठीक है। वैसे चीज़ें अपन यहाँ देख रहे हैं ना, उनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि भाई इसमें से कौन ज़्यादा अम्लीय है, कौन ज़्यादा क्षारीय है, क्या बढ़ रहा है घट रहा है, ये चीज़ें अपन सवाल करेंगे। तो नोट्स आपने पढ़े हुए अच्छे से, क्लासें ली हुई है, वो भी चीज़ें आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस प्रकार मैंने 2022 के लिए फिजिक्स पढ़ाई, उसमें कितने सवाल आए, मतलब पूरे, मतलब ये समझ लो बिल्कुल सारे बच्चों को बहुत फायदा हुआ। उसी प्रकार इस बार आपको केमिस्ट्री में भी मजा आने वाला, यही होने वाला है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो आवर्त सारणी में वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। जिस प्रकार आप अपन ने एस के लिए क्या देखा था, एस ब्लॉक की डेफिनेशन क्या थी कि भाई जो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाए, एस ऑर्बिटल में जाए। उसी प्रकार यहाँ पर पी ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। अब देखो, यदि पी की बात होती है तो आपको पता है कि पी यानी कि जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। पी एक्स पी वाई पी जेड, एक में दो दो, ये क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड हुआ। तो इसमें एक में दो दो, वो 3 × 2 6 हो गए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आवर्त सारणी के जो 18 समूह या 18 वर्ग है, उसमें से 6 समूह किसके होंगे? वो होंगे पी ब्लॉक के। किसके होंगे? पी ब्लॉक के। उनका संबंध किससे होगा? पी ब्लॉक। जिस प्रकार अपने देखा था एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 2 होते। तो इसके हिस्से में कितने आगे? 2 वर्ग। कितने आगे इसके हिस्से में? 2 वर्ग आगे, वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2। इसी प्रकार पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने वर्ग आगे इसके हिस्से में? 6। 6 कौन कौन से समूह, वर्ग बोलो या समूह बोलो, बातें की 13 से लगाकर 18 तक। आवर्त सारणी में 13 से 18 तक। आवर्त सारणी में टोटल वर्ग कितने आपको पता है? 18 वर्ग के समूह है और 7 क्या आवर्त है, ठीक है। ये है भाई, ये 7 और ये 18, ऐसे तो कितने 18 है, ये वर्ग या समूह, और ऐसे 7 आवर्त है, ठीक है ना। तो ये आवर्त सारणी में जो 13 से 18 वाले जो तत्व है, वो कहलाएंगे आपके पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो ध्यान से देखो, ये वाले है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट। ये वाले, ये वर्ग नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट। इनको आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये देखो, ये क्या है? बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला। वैसे मैंने ये सारी चीजें लिखवा रखी है पहले, तो अब मैं नहीं लिखवाऊंगा। जब अपन ने आवर्त सारणी पढ़ा, जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, ठीक है, उसमें सारी चीजें लिखवा रखी है कि भाई किसको कैसे याद रखना है, और सारे पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं वो भी बता रखा है, ठीक है। तो बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला यानी कि बोरॉन, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है। काशी गए संत प्रभु, तो ये हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चीजें हैं। ये देखो, नेहा, पूजा, असलम सब भिखारी, नेहा, पूजा, असलम सब भिखारी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ वगैरह, सॉरी, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन का आ गया परिवार, ऑक्सीजन परिवार, ठीक है। फिर कल 12 आंटी, इनको बोलते हैं हेलोजन परिवार, और ये हो गया नोबल गैस से, ठीक है। हरभजन, नेरा, आगरकर, कार्तिक, जीरो, रन। याद करने का तरीका है, बाकी तो आपको पता है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन वगैरह, ऐसे इनके नाम मैंने सब कुछ बता रखा है, अच्छी चीजें, ठीक है। तो अब देखो, ये है अपने पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक में ये आएंगे, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन? बोरॉन परिवार। इसको क्या बोलेंगे? इस वाले को क्या बोलेंगे? वर्ग 13 को बोलेंगे बोरॉन परिवार। ये हो गया वर्ग 13, ग्रुप 13। वर्ग 13 को बोलेंगे बोरॉन परिवार। ये हो गया आपके
कार्बन परिवार, कौन सा वाला, कार्बन परिवार। ये हो गया नाइट्रोजन परिवार, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन परिवार। इसको वैसे चैल्कोजेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैल्कोजेन, ये भी बोलते हैं, या फिर ऑक्सीजन परिवार। ये इनको बोलते हैं एलोजन, ये एलोजन होता है। हाँ, इनको बस मोस्टली कोई दूसरा नाम नहीं होता इनका, इनको क्या बोलते हैं, एलोजन बोलते हैं। और ये क्या बोलती है, नोबल गैस है, नोबल गैस, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। अब देखो पी ब्लॉक में आप देखोगे तो पी ब्लॉक तत्वों का बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, NH2NP1 से 6। इसमें अपवाद है हीलियम, हीलियम को छोड़ दो, हीलियम तो क्या है, हीलियम में तो क्या है 1s2 है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हाइड्रोजन में हीलियम, हाइड्रोजन में 1s1, इसमें 1s2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, वो किसमें भरे जाएंगे, 1s में भरे जाएंगे, ठीक है। तो हीलियम को छोड़ दो तो बाकी सभी के लिए ये वाला मामला सेट बैठता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला NH2NP1-6, इनके देखो अपन जब देखेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ऐसे ही आएगा सभी में, NH2NP1-6, ठीक है ना। जैसे कि ये बोरॉन देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, बोरॉन यानी 5 नंबर पे, 5 नंबर पे मतलब क्या आएगा इसमें 1s2, यदि बोरॉन के लिए देखो 1s2, 2s2, 2p1, ये आएगा बोरॉन का। बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p1, तो यानी कि इसके लिए n बराबर कितना आ गया, ये देखो ये क्या है, बाह्यतम वाला कोश है, ये बाहरी कोश है, ठीक है, उसमें कितने आ गए 2s2, 2p1, तो देखो 2s2, 2p1 से 6 तक, मतलब जैसे कि इसके लिए है तो ये आएगा 1, ठीक है, या जैसे ऐसे जाओगे इसके लिए 2 आएगा, यानी कि जैसे कि मतलब कुछ भी 2p2, ठीक है, जैसे कि अपने ये कार्बन है 2p2, नाइट्रोजन है 2p3, ठीक है ना, तो 2p4, 2p5, 2p6, यहाँ तक, मतलब ये जो 1 से 6 वाला जो बट रहा है ना मामला, ये इसके लिए ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और यहाँ तक इसके आएंगे 2p6, यानी कि जैसे कि ये नियोन के लिए देख लो, तो नियोन का क्या होगा, नियोन के लिए होगा 1s2, 2s2, 2p6, ये होगा मामला, समझ गए। तो ये 1 से 6, ये वाला, ये 1 से 6 जो बट रहा है वो तो बट रहा है ऐसे, ठीक है, 1 से 6 तक, और ये जो n बराबर 2 से 6 तक है, n बराबर 2 किसके लिए आएगा, इस लाइन के लिए, n बराबर 3 इस लाइन के लिए, n बराबर 4 इस लाइन के लिए, n बराबर 5 इस लाइन के लिए, n बराबर 6 इस लाइन के लिए, समझ गए। जैसे कि इसके लिए देखोगे, एल्यूमिनियम के लिए देखोगे तो ये आएगा, जैसे कि इसके लिए देखो, इसका क्या है, जो अपने एटॉमिक नंबर क्या है, एल्यूमिनियम के लिए 13 है, तो देखो एल्यूमिनियम के लिए आप देखोगे ना तो ध्यान से देखना, क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और फिर 3p1, ये होता है जो एल्यूमिनियम में जो का जो एटॉमिक नंबर कितना 13 होता है, और इसमें 13 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बढ़ते हैं, इस प्रकार बढ़ते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम कहां पर है, यहाँ पर, यानी कि इसके लिए n बराबर कितना आएगा 2 लास्ट में, इस फॉर्मूले के हिसाब से n बराबर 2, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बार होगा p वाला, तो p देखो 3s2, 3p1, ये देखो फॉर्मूला चीज हो रही है फॉलो। तो इस प्रकार से ये है p तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझ गए। फॉर्मूला कौन सा होगा, NH2NP1-6, यानी कि NH2NP1 तो सारा इनके लिए होगा, ठीक है, NH2NP2 सारा इसके लिए, फिर NP3 इसके लिए, NP4, NP5, NP6, और ये n का मान यहाँ 2 या 3, इस लाइन के लिए 4, इसके लिए 5 और इसके लिए 6। बात क्लियर, ये समझ गए ये फॉर्मूला कैसे है, ठीक है ना। हो सकता है आज तक आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन आज मैंने आपको इसको बता दिया सब कुछ चीजें। बात क्लियर, ये हो गए, ये होता है पी ब्लॉक में, इस प्रकार की चीजें होती है। बात क्लियर। अब देखो फिर कुछ चीजें ऐसी है और मैं आपको बताता हूँ, ये जो दिख रहा है ना रंग, ये कलर, ये वाले मेटल है, ये सारे, ये जो लाइन, ये लाइन पूरी, ये लाइन और ये वाला, ये क्या धातु है, ये क्या पी ब्लॉक में धातु, पी ब्लॉक में धातु सिर्फ यही है, बाकी सारे क्या, ये क्या है नॉन मेटल, अधातु है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ये क्या नॉन मेटल, ये क्या है बीच वाले, ये उप धातु है, ये वाले, ये बीच वाले, ये जो है ना ये दिख रहे, ये क्या है बीच वाले उप धातु, समझ गए, ये मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स यानी कि उप धातु, समझ गए, ये क्या हो गया उप धातु, नॉन मेटल, मेटल यानी कि अधातु, ठीक है, और मेटल यानी कि धातु। तो अब आप कहोगे सर उप धातु क्या होते हैं, उप धातु इन दोनों के बीच के, मतलब ठीक है, उप धातु इनके बीच के, वैसे मोस्टली जो उप धातु है ना वो
अधातु के जैसे व्यवहार करते हैं मोस्टली, ठीक है, ज्यादातर केस में अधातु की तरह ही व्यवहार करते हैं, ठीक है, इनका धात्विक गुण बहुत कम होता है, ठीक है ना। बाकी धातु तो आपको पता ही है, और अधातु आपको पता ही है, जो धातु नहीं है वो अधातु है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसमें मेरे ख्याल से कोई आपको डाउट है? मेरे ख्याल से मैंने आपको सब चीजें क्लियर कर दी, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का वगैरह सारी चीजें। ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं वो अपन ने जो यूनिट नंबर 1 पढ़ी उसमें अपन ने सब कुछ देख रखा है। बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि इस चैप्टर पे डायरेक्टली जंप मत करना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जो चीजें पीछे बता रखी है उनको फिर से डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ने मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रखा है, बेसिक से बता रखा है, बहुत मस्त। वो क्लासेस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये चीजें आपको मालूम पड़ गई ना, फिर आपको ये कहोगे सर ये अपवाद ऐसे होता है, ये सारी चीजें माइंड में सेट हो जाएगी, क्योंकि सारे अपवाद इन्हीं के ऊपर है। कहीं पे इलेक्ट्रॉन पी में गया, कहीं पे किसी में गया, तो कहीं से बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, कहीं को देना मुश्किल हो रहा है, तो सब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आसपास ही चीजें घूमती है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक दो क्लासों में बहुत अच्छे से समझा रखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, सब कुछ मैं क्लियर कर रखा है। तो प्लीज मतलब डायरेक्टली यहाँ पे जंप मत करना, ठीक है ना। गलती से भी इस क्लास पे जंप कर ले तो वो आपकी गलती है, ठीक है ना, ताकि फिर समझ में नहीं आएगा चीजें। चलो नेक्स्ट बढ़ते आगे। अब देखो, जैसे अपन ने धातु और अधातु की बात की है, तो एक थोड़ा सा, हालांकि इसको ऐसा कोई टॉपिक साथ में नहीं है, लेकिन बार बार अपनी चीजें आएगी जहां आप कंफ्यूज ना हो। तो धातु और अधातु में कुछ चीजें मेंट हो। धातु वो होते हैं जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, यानी कि वो क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। उनके जो यौगिक होंगे कैसे होंगे, वो यौगिक बनाएंगे। यौगिक भी उनके कैसे होंगे, आयनिक होंगे, ठीक है। और अधातु क्या करते हैं, ये बनाते हैं ऋणायन। धातु क्या बनाते हैं, धनायन, अधातु ऋणायन बनाते हैं। यानी कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या बचाएंगे, धनायन। ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो यानी कि ये बनाते हैं ऋणायन। धातु धातु का जब बंध होता है ना, वो होता है आयनिक बंध। धातु धातु का बंध क्या होता है, आयनिक बंध। और जो अधातु अधातु, ये सहसंयोजी बंध, ठीक है, समझ गए। ये क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध इनके होते हैं, ठीक है। यानी कि मतलब धातु जाएगी ना कहीं भी तो वो आयनिक बंध मतलब बनाएगी, ठीक है ना। और जो ये वाली अधातु है वो क्या, किस में पार्ट लगी, सहसंयोजी बंध में। बात क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो, और यदि धातु और धातु तो आपको बताइए, धातु इलेक्ट्रॉन देगी और अधातु इलेक्ट्रॉन लेगी। बात क्लियर, ऐसा ही है। फिर जैसे कि इनके आयनिक बंध है, सहसंयोजी बंध, उसी प्रकार इनके जो यौगिक होते हैं ना, इनके वाले धातु के यौगिक वो होंगे आयनिक यौगिक, ठीक है। कोई भी यौगिक हो, भले इनके ऑक्साइड हो या कुछ भी हो, ये वो कैसे बनाएंगे, आयनिक बनाएंगे। और अधातु बनाएंगे सहसंयोजी। ये चीजें ध्यान रखना, एग्जाम में क्या होता है, सवाल पूछ लेते हैं, मतलब कोई ऑक्साइड दे दिए, हैलाइड दे दिए, कुछ भी दे दिया आपको, ठीक है, और या फिर हाइड्राइड दे दिए, फिर उसमें से पूछेंगे इसमें इनमें से कौन सा ज्यादा मतलब वो है, क्षारीय है, कौन सा ज्यादा अम्लीय है, या फिर किसमें सहसंयोजी गुण ज्यादा है। तो ये बेसिक चीज है, ये चीज पता हो तो भी आप सवाल को निकाल लोगे, समझ गए। तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही चीज पता होनी चाहिए, आप कैसे भी करके आपको चीजें पता है ना, ये है तो ये होगा, तो आपका सवाल सही हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। तो बस जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से समझते जाओ। अभी जैसे कि सामान्य सारे यौगिक होते हैं, जो धातु होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन देती है, तो उनके यौगिक बनते हैं क्षारीय, और जो अधातु होती है उनके यौगिक बनते हैं अम्लीय या होते हैं उदासीन। बात क्लियर, ये बेसिक पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। ये आयनिक बंध के साथ साथ ये सारी यौगिक और ये आयनिक यौगिक बनाता है, ये भी लिख लेना, आयनिक यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। ये बनाते हैं अपने सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजक, सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। हाँ, यानी कि इनके यौगिक में आयनिक गुण ज्यादा होते हैं, इनका जो यौगिक होता है वो सहसंयोजी गुण ज्यादा होता है। यौगिक यानी कि ये किसी का क्रिया करके जो चीज बनाते हैं उसको बोलते हैं यौगिक। बात क्लियर, चलो अब नेक्स्ट। अब जैसे कि अपन ने ये पढ़ा है, तो इसमें सबसे पहले अपन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आगे। सबसे पहले लेंगे अपन बोरॉन परिवार। बात किसी करेंगे, पी ब्लॉक में बोरॉन परिवार की बात करेंगे। अब तक अपन ने एक इंट्रोडक्शन था कि पूरे पी ब्लॉक का, साथ में अब बात करेंगे बोरॉन परिवार की, सिर्फ और सिर्फ बोरॉन परिवार। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोरॉन परिवार, बोरॉन फैमिली,
बोरॉन परिवार, बोरॉन फैमिली, आवर्त सारणी के दीर्घ ग्रुप के समूह 13, इसमें क्या क्या है, बी फॉर बोरॉन, एल फॉर एल्यूमिनियम, जी फॉर गैलियम, आईएन फॉर इंडियम, टीएल फॉर थेलियम। यानी कि बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बात क्लियर? चलो, फिर इनमें एक चीज देखोगे तो बोरॉन क्या है, बोरॉन एक्चुअली उपधातु है, अधातु। ये देखो मैंने दो शब्द क्यों लिखे, मैंने बताया ना कि जो अधातु होती है वो, और उपधातु, सॉरी, जो उपधातु होती है उसके गुण लगभग लगभग ये अधातु की तरह व्यवहार करता है बहुत बार, ठीक है ना। हाँ, तो मैं जहां भी लिखूं कहीं पे यदि उपधातु भी लिखा हुआ अधातु भी लिखा तो कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन आपको यदि कोई ऐसा मामला बैठे या एग्जाम में कोई ऑप्शन आ गया ऐसा, या आपको उपधातु अधातु में से चूज करना है सही से, तब फिर बोरॉन के लिए आप उपधातु चूज करोगे, ये बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए? बोरॉन क्या है, उपधातु है, ठीक है, बोरॉन क्या है, उपधातु। लेकिन बहुत बार लिखते वक्त यहाँ ये, क्योंकि ये बिल्कुल अधातु की तरफ व्यवहार करता है, ठीक है, तो इसलिए इसको अधातु लिख लेते हैं। तो ऐसा कोई बड़ी वो बात नहीं है, ठीक है, कि सर ये मिस्टेक होगी बहुत बड़ी, ठीक है ना। हाँ, ये धातु नहीं है, बोरॉन धातु नहीं है, बोरॉन धातु नहीं है, बाकी सभी जो तत्व है वो क्या है, धातु है। यानी बोरॉन को छोड़कर ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सब क्या धातु है। देखा आपने, ये देखो यहाँ पे देख लो, इसको बोरॉन को छोड़ के ये सारे क्या धातु है, ठीक है ना। ये क्या उपधातु, उपधातु यानी कि मतलब वही बीच के, जैसे कि ये सिलिकॉन, जर्मेनियम में क्या है, अर्धचालक है, वही धातु के बीच का मामला है, ठीक है ना। तो सामान्य ताप पर ये क्या होंगे, अधातु की तरह करते व्यवहार। सामान्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं वो क्या करते हैं, अधातु की तरह व्यवहार करते हैं, वही चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो मैंने बताया कि भाई इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2 और NP6, क्योंकि इसमें P1 होगा। मैंने बताया ना कि भाई P जो है NP1-6 में है, तो NP1 होगा। फिर नेक्स्ट वाले जो कार्बन परिवार में जाओगे तो P2 आ जाएगा, नाइट्रोजन परिवार में जाओगे तो P3 आ जाएगा, ठीक है, ये होगा ऐसे। बात क्लियर? जैसे कि ऑक्सीजन परिवार में जाओगे तो P4 आ जाएगा, ठीक है, जो हेलोजन है उसमें P5, और जो आपके नोबल गैस है उसमें P6 आ जाएगा। तो P का 1 से 6 तो ऐसे होता है, और जो N है, N मतलब ऊपर से नीचे ऐसे होगा। बात क्लियर? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NH2NP1। तो यदि आपको कोई पूछे कि बोरॉन परिवार का फॉर्मूला क्या है, तो वो होगा NH2NP6। अब इसमें N बदलेगा, N कैसे बदलेगा, 2 से लगाकर 6 तक। तो जैसे कि इस प्रकार देखो, बोरॉन के लिए देख लो, तो बोरॉन में क्या होगा, हीलियम, हीलियम में कितने, 2, उसके बाद 2 2 4 और 1 5, 2s2 2p1। इसके लिए देखो, एल्यूमिनियम के लिए देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 13। तो देखो नियोन के बाद, ये नियोन तक का वो नहीं लिखा है मतलब, ठीक है, बाकी 3s2 3p1 ये हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भाई 1s1 1s2, तो एक मिनट, हाँ, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, फिर 3s2 और 3p6 3p6, ठीक है। तो यहां देखोगे तो देखो, ये पूरा का पूरा ये किसका बन जाता है, ये नियोन का, ये नियोन के 10 इलेक्ट्रॉन यहां बच जाते हैं। फिर उसके बाद के अपने 100 की ऐसे। उसी प्रकार ये सारी क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये क्या है, नोबल गैस है, ठीक है। बात क्लियर? ये नोबल गैसों वाला विन्यास क्या होता है, सबसे ज्यादा इसका ही होता है, सभी को पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। जैसे कि इसके लिए देखोगे, गैलियम के लिए देखोगे तो 4s2 4p1, इंडियम के लिए तो 5s2 5p1, थीलियम के लिए तो 6s2 6p1। बात क्लियर? तो लास्ट में इनके क्या आएगा, अगर ऐसे है तो 1 तो आएगा ही, P1, और N की जगह कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना। बात क्लियर? हाँ, चलो, ये हो गया बोरॉन परिवार की बेसिक चीजें। अब इसमें जो बोरॉन देखोगे ना, वो क्या दुर्लभ तत्व है। बोरॉन कैसा है, दुर्लभ है, मतलब बोरॉन बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है ना। गैलियम, इंडियम और थैलियम भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो सिंपली जो मिल जाता है लगभग लगभग अपने को, वो होता है एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम अपन यूज भी बहुत करते हैं, अपने आसपास की भी, घर पे भी एल्यूमिनियम चीजें बहुत होगी, देखी होगी। तो जो एल्यूमिनियम है वो लगभग लगभग इजीली मिल जाता है, ठीक है ना। बाकी चीजें क्या है, ये तो बिल्कुल ही बोरॉन तो क्या दुर्लभ है, और गैलियम, इंडियम और थैलियम ये क्या कम मात्रा में पाए जाते हैं। बात क्लियर? अब इनसे संबंधित कुछ इनकी यौगिक है, ठीक है। तो जो बोरॉन है, बोरॉन
मिलता है आपके, एक तो बोरेक्स होता है, बोरेक्स यानी कि टिंकल, ध्यान रखना फॉर्मूला आगे भी आएगा, जैसे Na2B4O7.10H2, ये होता है बोरेक्स, ठीक है। इससे मिलता है अपने को बोरॉन, किससे? बोरेक्स से मिलता है बोरॉन, Na2B4O7.10H2। एक होता है बोरिक अम्ल H3BO3, H3BO3, बात क्लियर। फिर एल्यूमिनियम अपने को कहां से मिलता है? एक होता है Al2O3, कोरेंडम, ये भी ध्यान रखना, ये भी आएगा आगे अपने, ठीक है। डायस्पोर Al2O3.H2O। फिर ये बॉक्साइट, बहुत बार चीजें पूछी गई है बॉक्साइट के बारे में, Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2, ये देखो सिंपल, ये Al2O3, ये कोरेंडम, एक H2 जोड़ के तो डायस्पोर, दो जोड़ के तो बॉक्साइट, ठीक है। फिर ये वाला देख लो Na3AlF6। तो इस प्रकार की चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिखवा दिए। अब बात करते हैं इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। भौतिक गुण और रासायनिक गुण, तो पहले पढ़ेंगे अपन भौतिक गुण। अपन क्या पढ़ेंगे? पहले इनके भौतिक गुण के बारे में पढ़ने वाले। भौतिक अवस्था कैसी होती है, चीजें दिखती कैसी? तो बोरॉन क्या है? काले रंग का अत्यधिक कठोर पदार्थ है। बोरॉन क्या है? काले रंग का अत्यधिक कठोर पदार्थ है। ये उपधातु है, उपधातु या अधातु, अतः इसकी विद्युत चालकता बहुत कम होती है। बताया मैंने भाई, धातु हो तो चालक नहीं होगा। चालक कौन होता है? चालकता हमेशा किसमें होती है? धातु में होती है, समझ गए? धातु में होती है चालकता, चालक उसमें जो बिजली किसमें बह सकती है? धातु में बहती है, बाकी अधातु में बिजली नहीं बहती, ठीक है। अतः इसकी विद्युत चालकता बहुत कम होती है। दूसरा है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम चांदी जैसी श्वेत व चमकीली धातु है। आपको पता ही है भाई, एल्यूमिनियम तो देखा ही होगा, क्यों नहीं देखा कभी? एल्यूमिनियम चांदी जैसी श्वेत व अपने घर पे बर्तन भी होते हैं इसके एल्यूमिनियम के, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम चांदी जैसी श्वेत, चांदी जैसा श्वेत है, ठीक है, और चमकीली धातु भी है, चमक भी होती है एल्यूमिनियम में, बात क्लियर। चलो, वर्ग के अन्य तत्व धातु होते हैं और बोरॉन की तुलना में क्या? तो मुलायम होते हैं। मैंने बताया ना कि वर्ग के दूसरे तत्व धातु है और बोरॉन धातु नहीं है, और ये बोरॉन की तुलना में मुलायम होते हैं। बोरॉन क्या कैसा है? बोरॉन है कठोर। बोरॉन भाई साहब कैसे है? ये कठोर है, ठीक है ना, बात क्लियर। चलो, आकार। अब बात करते हैं आकार की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है। अपने को पता है, अभी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार में वृद्धि होती है सामान्यतः। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा अपवाद ये है कि परंतु गैलियम का आकार एल्यूमिनियम की तुलना में कम होता है। अब देखो, नियम के हिसाब से तो क्या होता है कि बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, तो नियम के हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए। नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा, तो इसके बाद एल्यूमिनियम आना चाहिए, उसके बाद गैलियम बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, या उल्टा है, ठीक है। गैलियम का आकार एल्यूमिनियम की तुलना में कम होता है। अब इसका क्या कारण है वो अपन देखेंगे आगे, ठीक है। मैंने बता रखा आगे अभी। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम की त्रिज्या में अचानक वृद्धि। एक चीज रखना, अब जैसे कि ये बोरॉन है ना, बोरॉन बहुत छोटा होता है, बोरॉन का आकार बहुत छोटा होता है। बोरॉन कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। और बोरॉन से जब आप यहां हो गए ना तो एल्यूमिनियम, तो इसमें आकार में वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। यानी कि भाई मान लो ये चीज है कुछ भी, ठीक है, यहां जैसे कि बाकी सब में तो देखो तो इनमें डिफरेंस बहुत कम है। जैसे कि भाई एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच का डिफरेंस बहुत कम है। गैलियम और इन तो एक नियमित चीज है, ठीक है। इसमें जो बोरॉन और एल्यूमिनियम के साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एकदम से बढ़ जाता है साइज, ठीक है। जब आप बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ आते हो तो साइज एकदम से बढ़ जाता है, समझ गए? तो क्यों होता है? क्योंकि बोरॉन क्या छोटा होता है, इसलिए साइज बहुत कम होता है। फिर एल्यूमिनियम अपनी चीज के कारण वो साइज इसका बड़ा हो जाता है, ठीक है। और फिर एल्यूमिनियम में ये भी होता है कि इसमें जो प्रिरक्षण प्रभाव है वो ज्यादा होता है, तो इसमें आकर्षण बल नहीं लगता। वो चीज अपन देखेंगे आगे, हालांकि अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इस कारण इसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये बात ध्यान रखना, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम की त्रिज्या यानी कि साइज वही अचानक वृद्धि होती है, नोट, ठीक है। अब देखो, अब इस अपवाद की बात करते हैं। ये जो कारण है ना, कारण किस चीज का है कि भाई गैलियम का आकार एल्यूमिनियम की तुलना में कम क्यों होता है? तो उसका कारण क्या बताओ? क्योंकि इसमें डी उपकोष, जिसमें क्या होता है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें? डी उपकोष, गैलियम की बात कर रहे हैं, इसमें किसमें? गैलियम में डी उपकोष 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत कम परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करता है।
जिससे इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की आकर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, डी उपकोष बड़ा होने के कारण एस व पी की तुलना में कम प्रेक्षण प्रभाव उत्पन्न करता है। समझ गए? प्रेक्षण प्रभाव क्या होता है, अपन ने चीजें पहले ही पढ़ी है। प्रेक्षण प्रभाव मैंने बताया, जो बीच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एक बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ये बाहरी है, ठीक है, नाभिक, नाभिक क्या करेगा, इसको खींचेगा, नाभिक क्या करेगा, इसको खींचेगा। ठीक है, ये जो बीच के जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन बीच के, ये क्या करते हैं, इनके बीच प्रेक्षण का काम करते हैं ताकि ये नाभिक इसको खींच नहीं पाए। इनके बीच में क्या करते हैं, प्रेक्षण का काम करते हैं ताकि नाभिक इसको खींच नहीं पाए। लेकिन इनमें क्या होता है कि भाई गैलियम में जो ये 10 इलेक्ट्रॉन है, देखो गैलियम में जो भर जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, गैलियम का विन्यास कितना है, सॉरी है एटॉमिक नंबर है 31। ठीक है, तो इसमें 31 इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं, देखो फर्स्ट वाला आ गया कोश, उसमें 2, ठीक है, इसमें भरे गए एस में, फिर इसमें 2s और 2p में 2 और 6 मिलकर 8, फिर तीसरे वाले में मूव करोगे 3s में 2, 3p में 6 और 3d में कितने 10, फिर उसके बाद 4s में 2 भरेगा और 4p में 1 भरा गया ऐसे। तो जो इनके ऊपर जो आकर्षण बल है ना, वो बहुत ज्यादा लग रहा है। इन जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना बाहर वाले, इनके ऊपर आकर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा है, कारण कि ये जो डी वाला उपकोष है ना, डी उपकोष, इसका प्रेक्षण प्रभाव बहुत कम होता है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है। डी उपकोष बड़ा होने के कारण एस एंड पी की तुलना में कम प्रेक्षण प्रभाव उत्पन्न करता है। तो अभी ये कम प्रेक्षण प्रभाव उत्पन्न करना मतलब इसको इससे बचाने की क्षमता कम, ठीक है, यानी कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मतलब ये इसको खींच रहा है और ये बचा ले। इनका काम क्या है बीच वालों का, कि जब ये नाभिक बाहर वाले को खींचता है तो ये बीच वाले क्या बचाते हैं। लेकिन यहाँ पे डी वाला मामला आ गया तो डी बचा नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा है साइज में, तो इस कारण ये सेव नहीं कर पा रहा है इसके आकर्षण को, ठीक है, अट्रैक्शन को, तो इसी कारण ये छोटा हो जाता है। बात क्लियर? जबकि यही चीज आप किसमें देखोगे, यदि आप एल्यूमिनियम में देखोगे तो उसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 13, तो इसमें देखो 13, तो जैसे कि इसमें ये बाहर वाले तो नहीं होंगे, इसमें 3 भरे होंगे, वो 3 यहाँ पे होंगे, तो इसमें क्यों 8, 2, 10 और 3, 13, तो इनके ऊपर जो आकर्षण लगता है ना वो कम लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 8 है ना वो किसमें, एस और पी में ही है, और मैंने बताया एस और पी का जो प्रेक्षण प्रभाव हो गया ज्यादा होता है। एस और पी वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेक्षण प्रभाव ज्यादा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनके ऊपर आकर्षण कम लगेगा। समझ गए? तो इसीलिए गैलियम में आकर्षण अधिक होता है, इसलिए गैलियम का आकार छोटा हो जाता है। समझ गए? और जो एल्यूमिनियम उसका आकार बड़ा, तो इसी कारण ये चीज होती है, तो ये ध्यान रखना। बैंगन, आलू, ठीक है, अब देखो ये उल्टा हो गया, मतलब वही चीज होगी ना, मतलब क्योंकि यहाँ नॉर्मली तो क्या बैंगन, आलू, गाजर, ये थैला ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये मामला उल्टा हो गया, इसको ध्यान रखना। ये क्या है, अपवाद के कारण आता है और एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं इसको, एग्जाम में बहुत बार ये पूछ लेंगे, आपको दे देंगे ऐसे, ठीक है, और फिर आप गलती करके आ जाओ। तो बेसिक अपवाद ध्यान रखना, और मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया ताकि आप भूलो नहीं। इसलिए आपको मैंने जो बताया कि भाई प्रेक्षण प्रभाव और वो चीजें बॉयजों के माइंड में सही ना रहे, ठीक है, तो एटलीस्ट इतना तो पता रहेगा कि यहाँ सर ने गैलियम और एल्यूमिनियम के बारे में कुछ बताया था, इसमें कुछ लोचा है, ठीक है, इसमें बात सीधी नहीं है, ठीक है ना, तो वहां आप समझ जाना, ठीक है। बाकी ये चीजें प्रेक्षण प्रभाव, ये जो आयन ऊर्जा, सारी चीजें इतनी बेसिक से और इतना मस्त पढ़ा रखा है मैंने, कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटी देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट ये हो गया। अब बात आती है आयनन ऊर्जा की, यहां भी थोड़े अपवाद है इसमें, ठीक है। अब बात आती है आयनन ऊर्जा की। तो नॉर्मली तो आपको पता है कि भाई वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा, तो आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम होती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है, घटती है, आकार बढ़ेगा तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। एक तो क्या अपवाद की गैलियम की आयनन ऊर्जा एल्यूमिनियम से क्या होती है, अधिक होती है, तो ये बात समझ में आ गई कि जो आकार से हो रहा था, क्योंकि गैलियम का आकार बहुत कम है, आकार कम होगा तो आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है। और तो क्या होगा, गैलियम की आयनन ऊर्जा एल्यूमिनियम से अधिक होती है। बात क्लियर? उसके अलावा ये तो चीज समझ में आ गई, तो अपन पीछे पड़ा आकार से, उसे समझ जाएंगे। साथ ही थीलियम की आयनन ऊर्जा इंडियम की आयनन ऊर्जा से अधिक होती है, ये भी एक लास्ट में अपवाद है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा, सबसे जो चीज देखोगे तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस वो क्या बैठ रहा है यहां पर,
तो देखिए इन दो जो अपवाद है इनके कारण क्या हो जाएगा कि जो सबसे ज्यादा जो आयन ऊर्जा होगी वो होगी किसकी, बोरॉन की। किसकी हो जाएगी, बोरॉन की। उसके बाद हीलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम। अब इसको जैसे कि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में हो तो इसको याद करने का एक मस्त तरीका भी है, क्योंकि आयन ऊर्जा से संबंधित सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए इसको सिंपली हल्के में नहीं ले सकते। तो आप इसी सीक्वेंस में लिखो, बैंगन, आलू, गाजर, तेला, ठीक है। फिर ऐसे देखो, यहाँ पे ये तीर ऐसे करना क्योंकि इसकी जो आयन ऊर्जा वो ज्यादा होगी इसके मुकाबले, और इसके मुकाबले इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये देखो, और ये कम ये ज्यादा, वापस ये इस हिसाब से सीक्वेंस सेट कर लेना। देखो ये जो एरो है वो सेट कर लो, देखो एरो एकदम एक ऐसे वापिस सामने ऐसे फिर ऐसे, क्लियर। तो इस हिसाब से मतलब आप देख लो, ठीक है। बाकी मतलब मेन तरीका तो जो चीज है वो तो यही है, ये अपने को अब आपके जो भी फॉर्मूला बन रहा है, जो भी कुछ जैसे सेट करके याद रख पाओ, कैसे भी करके आपको इस चीज को वो रखना याद, ठीक है। हाँ, तो ये दो अपवाद के कारण हो रहा है। ये तो अपने को पता था, एक तो क्योंकि आकार कम और ज्यादा होता तो उसका इफेक्ट आयन ऊर्जा पे भी पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हो रहा है थैलियम के कारण। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है अपने डेंसिटी। तो इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, सीधा ही है कि समूह 13 वाले तत्वों वाले जो उसका घनत्व है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर जो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है, देखो आपको पता है डी इक्वल टू एम अपॉन वी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके आयतन की तुलना में, इसकी तुलना में द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, वृद्धि ज्यादा हो रही है, तो ये बहुत बढ़ रहा था, इसलिए ये भी बढ़ जाएगा। समझ गए भाई, इसकी तुलना में आप नीचे जाओगे तो आयतन भी बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन इसकी तुलना में ये ज्यादा बढ़ रहा है, ये ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए इफेक्ट किसका ज्यादा रहेगा, इसका रहेगा। तो इसका इफेक्ट रहेगा तो साफ बात है ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। बात क्लियर। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, जो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो क्या होता है, बढ़ता है, जो घनत्व है वो बढ़ता है। बात क्लियर। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये देखो बैंगन, आलू, गाजर ये भी बढ़ता 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 जाएगा। फिर है गलनांक, इसके बारे में देख लो। देखो बोरॉन का गलनांक इस वर्ग में उच्चतम होता है। तो बोरॉन का गलनांक होता है ना, वो इस वर्ग में कैसा होगा, उच्चतम होगा, क्योंकि बोरॉन बहुत ज्यादा ठोस टाइप का है, इस टाइप समझ लो। गैलियम का गलनांक बहुत कम होता है, जो गैलियम है उसका गलनांक सबसे कम होता है, बोरॉन का सबसे ज्यादा और गैलियम का सबसे कम। तो गैलियम का सबसे कम कितना होता है, 303 केल्विन। अब 303 केल्विन आप देख लो, अपन जब सेंटीग्रेड में अपन जो सेल्सियस है उसमें 273 जोड़ते हैं तब जाके आता है केल्विन, तब जाके बनता है केल्विन। तो आप देख लो ये 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही इसका क्या गलनांक है, तो यानी कि 30 डिग्री तो सामान्य तापमान होता है अपने, ठीक है, जो 25 से 35 बीच वाला मामला। तो उस सामान्य ताप पर ये क्या हो जाता है, द्रव अवस्था पाया जाता है। किसमें मिलता है, द्रव अवस्था में। गैलियम किसमें मिलता है, लिक्विड टाइप, द्रव अवस्था में मिलता है। बात क्लियर। परंतु जो गैलियम है, गैलियम को द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलना हो तो फिर तापमान उच्च चाहिए होता है। तो फिर तापमान कैसे चाहिए होता है, थोड़ा उच्च चाहिए होता है, ठीक है। तो वो तापमान उच्च होने के कारण इसका उपयोग उच्च तापमापी उपकरणों में किया जाता है। समझ गए, इसका उपयोग, जो गैलियम का उपयोग है, जो ताप मापने वाले उपकरण होते हैं ना, कौन सा ताप, जो हाई लेवल का टेम्परेचर मेजर करने वाले उपकरण, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। बात क्लियर। चलो, फिर एक चीज होती है इसमें कि भी बोरॉन से गैलियम तक तो गलनांक में क्या होती है, कमी होती है, उसके बाद होती है वृद्धि, ठीक है। तो देखो ये है यहाँ पर ये सीक्वेंस, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, ये बात सेम ही है दोनों ही। जिस प्रकार आप मैंने पीछे लिखवाया ना, ये इसके लिए यहाँ ये दोनों चीजें सेम थी, दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार ये भी चीजें यहाँ पर सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब ये किसी और का है। तो देखो जो बोरॉन है, बोरॉन का गलनांक बहुत ज्यादा है एल्यूमिनियम की तुलना में, और एल्यूमिनियम का ज्यादा है गैलियम की तुलना में। फिर गैलियम का कम है किसकी तुलना में, इंडियम की तुलना में और थीलियम की तुलना में। सबसे ज्यादा कम किसका है, गैलियम का है। तो सीक्वेंस है ना वो ऐसे है, सबसे ज्यादा किसका है, इसका, सबसे कम किसका, इसका।
फिर उसके बोरॉन, एल्यूमिनियम, थेलियम, इंडियम और गैलियम। बात क्लियर? हाँ, तो ये है गलनांक का क्रम है। ध्यान रखना, बोरॉन का गलनांक सबसे ज्यादा होता है, गैलियम का सबसे कम, और बोरॉन के बाद आ गया एल्यूमिनियम, थेलियम और इंडियम। ठीक, कवतनांक देखें इनके, तो वो ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। इनमें सीधा सीक्वेंस है, बैंगन, आलू, गाजर, थेला सीधा घट रहा है। ठीक है, बोरॉन से हीलियम तो क्या हो रहा है, घट रहा है। बात क्लियर? हाँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपली देख लेना आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है विद्युत धनी गुण। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम तक क्या होता है, जो धात्विक गुण होता है ना, विद्युत धनी गुण, वो क्या बढ़ता है, और इसके बाद क्या आती है, इसमें कमी आती है। अब ये कैसे आती है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इसमें होगा, ये आप पढ़ोगे ना, ये ऑक्सीकरण अवस्था या फिर संयोजकता, इसको समझोगे तब आप समझ पाओगे सारी चीजें। ठीक है, ध्यान रखना, बोरॉन से एल्यूमिनियम तक धात्विक गुण बढ़ता है, और इसके बाद क्या होती है, कमी आती है उसमें। ठीक है, धात्विक गुण बढ़ेगा यानी कि वो क्या, इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग देना। बात क्लियर? इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग देना। ठीक है, हाँ, मतलब क्या होगा कि भाई बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, तो ये बोरॉन से एल्यूमिनियम यानी इसके लिए ज्यादा, फिर उसके बाद वापस डिक्रीज होता जाएगा, ऐसे मामला ऐसे होगा। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था कैसे हो जाता है। तो बोरॉन को छोड़कर सभी जो तत्व है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कितनी? +3। जिस प्रकार अपने देखा था कि एस ब्लॉक में सारी धातु और सारी मृदा धातु +1 और +2 वो प्रदर्शित करती थी, उसी प्रकार बोरॉन परिवार क्या शो करेगा, +3। कितनी शो करेगा? +3। लेकिन बोरॉन को छोड़कर सभी तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। बोरॉन नहीं करता, बोरॉन +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना, संयोजकता यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता, कारण बोरॉन का उच्च आयनन ऊर्जा। क्यों? क्योंकि बोरॉन का आकार छोटा होता है, और ये क्या करता है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है, आयनिक नहीं बनाता। बात क्लियर? तो ये ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता, ये +3 कौन प्रदर्शित करेगा, या +3+2 ये कौन प्रदर्शित करेगा, ये करेंगे जो कि आयनिक यौगिक बनाते हैं, जब ये क्या करता है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है। बात क्लियर? और इसमें क्या धात्विक गुण नहीं होता, ये अधातु टाइप वाला होता है। बात क्लियर? चलो, फिर ये गैलियम, इंडियम और थेलियम, इनमें +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ये +3 तो दिखाते ही है, गैलियम, इंडियम और थेलियम +3 तो दिखाते ही है, साथ ही ये +1 भी दिखाते हैं, +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर भारी तत्वों में +1 का स्थायित्व तो बढ़ता है, यानी कि वर्ग में नीचे जाओगे ना, तो भाई बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, तो नीचे जाओगे तो ऐसे इनमें +1 वाली ऑक्सीकरण अवस्था धीरे धीरे स्थायी होती जाती है। समझ गए कि भाई गैलियम की ये ऑक्सीकरण अवस्था +1 में कम होगी, इंडियम की उससे ज्यादा, हीलियम की और ज्यादा स्थायी होगी। समझ गए? जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक है वो स्थायी होते जाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्यों होता है? कारण होता है अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपने कभी नाम सुना होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। बात क्लियर? चलो अब देखते हैं कि अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, इसमें सारी बातें अपने क्लियर हो जाएगी। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है? वह घटना जिसमें बाहरी कोश के s इलेक्ट्रॉन NH2 N-1 d इलेक्ट्रॉन में प्रविष्ट हो जाते हैं और इस तरह नाभिक के नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, तथा नाभिक को अधिक प्रभावी रूप से खींचते हैं। इसके परिणामस्वरूप बंधन के लिए यानी कि बंध बनाने के लिए, तो बंध में भाग लेने के लिए, ठीक है, बंध में भाग लेने के लिए जो NH2 यानी कि जो S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी उपलब्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अथवा NH2 इलेक्ट्रॉन युग्म जो अक्रिय बन जाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। और ये अक्रिय युग्म प्रभाव n=4 के बाद शुरू होता है और n के मान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। बात क्लियर? अब देखो n=4, अब जैसे कि कहां से स्टार्ट हो रहा है सर, गैलियम से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पता है जो गैलियम का जो अपने देखा था विन्यास, वो देखो मैं आपको यहां से दिखाता हूं गैलियम का क्या है। गैलियम का विन्यास आप देखोगे, ये देखो 3d10 4s2 4p1, ठीक है, 3d10 4s2 4p1,
3D10 4s2 4p1, ये है लास्ट में इसके। ठीक, तो अब देखो इनमें आप देखोगे ना तो चीज क्या हो रही है कि ये जो 3 है ना, ये 3, ये देखो ये मामला, एक है n-1d, n-1d यानी कि ये n, अगर ये 4 है तो d का कितना होगा 3d। तो वो क्या रहा कि इसके जो बाहरी कोश में ये कितने हैं, 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में है, तो ये साफ बात है 3 इलेक्ट्रॉन दान करके +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित वो करता है, शो कर देता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इस अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव में क्या चीज होती है, जो s वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो यहां आ जाते हैं, ये डी में घुस जाते हैं। किसमें घुस जाते हैं, डी वाले में घुस जाते हैं, तो पीछे रहेगा यहाँ पे एक, इसी कारण इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी रहती है, एक ही रहती है। और ये जो 2 यहाँ पे होते हुए भी इनका खिंचाव यहाँ होता है, यहाँ पे पहुंच जाते हैं, इस कारण ये मतलब अक्रिय, मतलब ये जो कोई भी बंद होता है उसमें भाग नहीं लेते, एक तरीके से क्या हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं, इनकी निष्क्रिय, ये समझ लो निष्क्रिय। तो यानी कि ये जो दोनों युग्म है इलेक्ट्रॉन है दोनों, ये युग्म के रूप में होगा। ठीक है, तो ये अक्रिय युग्म प्रभाव हो गया, यानी कि दोनों कैसे हो गए, ये एस के दोनों इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो गए, कोई काम के नहीं है, ये बंद में भाग नहीं ले सकते। तो ये 3 होने के बावजूद भी 3 में से 2 यहाँ चले गए, पीछे रहा एक, तो वो एक ही क्या करेगा, +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये किसके बाद शुरू होता है अक्रिय युग्म प्रभाव, n = 4 या 4 के बाद स्टार्ट होता है। तो देखो या 4 था और ये 4 के बाद ये स्टार्ट हुआ, बात क्लियर। चलो, तो वो घटना जिसमें s इलेक्ट्रॉन NH2 n-1d इलेक्ट्रॉन में प्रविष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो NH2 वाले पेयर है ना, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हो जाते हैं अक्रिय, कोई काम के नहीं रहते। ठीक है, और ये n के मान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, बात क्लियर। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे, ठीक है, जैसे कि बैंगन आलू इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो ये मामला NH क्या 3 बैठता है, NH कितना 3, फिर गाजर इन थेला, यहां देखोगे, यहां देखो, यहां जैसे जैसे नीचे जाओगे ना तो इनकी जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होती जाती, स्थायी होती जाएगी, समझ गए। तो रियल में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना तो इनकी जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था, इनकी जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है ना उसके मुकाबले बढ़ती जाती है, ज्यादा स्थायी होती है, बात क्लियर। तो ये जो गैलियम इंडियम और थेलियम +3 में भी यौगिक बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये +3 में यौगिक नहीं बनाते, ये +3 में भी यौगिक बनाएंगे, लेकिन जो यौगिक +1 में बनाएंगे ना वो ज्यादा स्थायी होते हैं, कारण अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। जो बोरॉन है, बोरॉन तो क्या सहसंयोजी है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनका समझ के ये +1 भी शो करते हैं और +3 भी शो करते हैं। बात रहती है किसकी, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम भाई साहब की कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से बिना चुपचाप अपना काम करते हैं, +3 हमेशा शो करते हैं। इनके सारे यौगिक देख लो, इसमें ये एल्यूमिनियम भाई साहब +3 संयोजकता या फिर ऑक्सीकरण अवस्था में ही रहेंगे, बात क्लियर। चलो, तो ये हो गया अक्रिय युग्म प्रभाव। ये अक्रिय युग्म प्रभाव ध्यान रखना, ये हमेशा कहाँ होता है, ये पी ब्लॉक वाला में होता है ज्यादा, ये किसमें होता है, ये पी ब्लॉक वाला में, ठीक है ना। हाँ, अक्रिय युग्म प्रभाव चीज समझ में आ गई। चलो, अब ये भौतिक गुण हो गए समाप्त, अब बढ़ते हैं अपन रासायनिक गुण के बारे में। किसके बारे में, रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण में देखते हैं पहला हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया। ये हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या होता है, देखो जो समझाने वाली चीज होगी वो मैं समझा दूंगा टाइम लेके, ठीक है। और ऐसी कोई चीज जो मैं समझाने वाली है लेकिन उसके बारे में अपने पहले बात कर रखी है तो उसके बारे में फिर से बात नहीं करेगी, क्योंकि क्लास में रहता तो लंबी होती जाएगी, फिर तो बहुत ज्यादा ही मतलब क्लासें हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी थोड़ा चीजें की जाए, ठीक है। तो जो चीज अपन एक बार पहले डिस्कशन कर चुके हैं या फिर जो चीज पहले बताई जा चुकी है उसको फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप पिछली वाली क्लास से देखते हुए आना, डायरेक्ट जंप मत करना। देखो, अब हाइड्रोजन से क्रिया, रासायनिक गुण में पहले देखते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। तो मैंने बताया कि कोई भी तत्व या एलिमेंट हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो चीज बनती है, उसको बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड, हाइड्राइड बनता है, ठीक है। तो जो 13वें समूह के तत्व है वो हाइड्रोजन के साथ सीधे सीधे क्रिया नहीं करते। वैसे जो 13वें समूह जो तत्व है, 13वां समूह यानी कि बोरॉन परिवार, हाइड्रोजन के साथ सीधे सीधे क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनके बहुत सारे बहुलक हाइड्राइड अस्तित्व में है, बहुत सारे अस्तित्व में है। बोरॉन कई वाष्पशील, बोरॉन क्या करता है, वाष्पशील सहसंयोजी हाइड्राइड बनाता है। हमेशा ध्यान रखना, बोरॉन के साथ हमेशा क्या आएगा, सहसंयोजी ही आएगा। बोरॉन के साथ ऐसा नहीं आएगा कभी कि आई नहीं, ध्यान रखना ये बात। तो बोरॉन वाष्पशील सहसंयोजी हाइड्राइड बनाता है जिन्हें बोरेन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरेन कहते हैं। सूत्र क्या है, B2H6 हो गया एक, B4H10, B5H11,
B6H10, ये फॉर्मूला होता है इनका, BnHn+4 BnHn6 की 2 बोरॉन श्रेणी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि B2 रख दिया, B2 और 2+4 H6, तो B6 बहुत से हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम एक बहुलकीय हाइड्राइड AlH3n बनाता है, जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं, Ln कहते हैं। इस प्रकार ये बोरॉन बनते हैं, उसी प्रकार जो एल्यूमिनियम की हाइड्रोजन से क्रिया होती है वो बनते हैं Ln। बात क्लियर? चलो, ये नॉर्मल सी बात है। ऑक्सीजन से क्रिया, ये ध्यान से देखना थोड़ा। सामान्य ताप पर शुद्ध बोरॉन लगभग अकेले, तो सामान्य ताप पर ये शुद्ध बोरॉन है ना, ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता सामान्य ताप पर। जब इसे गर्म किया जाता है तो वायु से क्रिया कर B2O3 बनाता है। जब ये गर्म किया जाता है यानी कि बोरॉन ऑक्साइड बनाता है बोरॉन, ठीक है। तो ये जब वायु से क्रिया कब गर्म किया जाता है, सामान्य टेम्परेचर पे ये नहीं करता क्रिया, जब गर्म किया जाता है तो उस स्थिति में ये क्रिया करके B2O3 बनाता है। ये जल के साथ भी क्रिया नहीं करता, बोरॉन जल के साथ भी क्रिया नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक। एक बात और है जो मैंने बाद में लिखी है, उसको पहले बताता हूं। सामान्य ताप पर जो एल्यूमिनियम है जब वायु के संपर्क में आता है तो इस पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। सामान्य ताप पर जो एल्यूमिनियम है ना, जब वायु के संपर्क में आता है तो इस पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, ये भी क्रिया नहीं करता है। सामान्य ताप पर एल्यूमिनियम भी वायु के साथ क्रिया नहीं करता, नहीं तो अगर वायु के साथ क्रिया करता तो अपने घर पे पड़े जो एल्यूमिनियम के बर्तन है या फिर कोई भी चीज है, एल्यूमिनियम अपने आसपास बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें फिर पड़ी पड़ी बदल जाती है, समझ गए। सामान्य ताप पर वो एल्यूमिनियम उनके साथ क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब वायु के संपर्क में आता है, भाई वायु तो है अपने घर पे, वायु तो होगी, तो वायु के संपर्क में आएगा तो इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की क्या बनती है, परत बन जाती है, जो धातु को और अधिक संचारित यानी कि और अधिक किसी और के साथ क्रिया करके या फिर उसमें कोई दिक्कत होने नहीं देता, समझ गए। तो धातु को और अधिक संचारित होने से रोकती है, यानी कि जो ऑक्साइड की लेयर है ना उसको सेव करने का काम आती है, उल्टा। बात क्लियर? हाँ। परंतु वायु के संपर्क में गर्म करेंगे, यदि इसको एल्यूमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए तो बन जाता है Al2O3 बनता है। तो क्या बनता है? Al2O3। बात क्लियर? चलो, तो देखो अब नेक्स्ट चीज है कि भाई गैलियम और इंडियम वायु द्वारा तब भी प्रवाहित नहीं होती जब इन्हें गर्म किया जाता है, यानी कि ये तो गैलियम और इंडियम तो वायु से क्रिया ही नहीं करते, ठीक है, ये तो मतलब बिल्कुल ही वायु के प्रति अक्रिय है, भले सामान्य ताप पर हो या फिर इसको गर्म करो। जो थीलियम है ना, थीलियम क्या करता है, कुछ अधिक क्रियाशील है और अपनी सतह पर एक ऑक्साइड परत भी बनाती है, नम वायु में TlOH ये एक परत बनाती है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत क्रिया कर लेता है। अब देखो बोरॉन परिवार के सदस्य सामान्य सूत्र M2O3, जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो बनेगी M2O3। देखो B2O3 बना, वहां बना था Al2O3, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला हो रहा है M की जगह वो तत्व B है तो B2O3, Al है तो Al2O3। और जब ये नम वायु या फिर थोड़ा बहुत समझ लो कि पानी की ड्रॉप हो, नम वायु यानी कि जिसमें थोड़ा बहुत पानी हो, जिसमें नमी हो, तो उसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड, MOH3 के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। Al2O3 क्या होता है? एल्यूमिना होता है। क्या होता है? एल्यूमिना रूप। बात क्लियर? ये अत्यंत क्या होता है? कठोर होता है, ये बहुत ज्यादा कठोर है, ये अत्यंत कठोर होता है एवं घर्षक की तरफ प्रयुक्त होता है, यानी घिसने के काम आता है, घर्षक की तरफ प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये पढ़ेंगे अपन, इसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे अच्छे से इसके उपयोग, इसलिए मैं इसको यहां ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। नेक्स्ट चीज है कि बोरॉन अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। बोरॉन क्या करता है? अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जबकि तथा वर्ग में नीचे जाने पर सारी प्रकृति बढ़ती है। भाई बोरॉन क्या करेगा? बोरॉन किस टाइप का है? अधातु टाइप का है, ठीक है। तो जो अधातु टाइप के होते हैं वो कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। और धातु टाइप के कैसे होंगे? सारे होंगे, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि भाई वर्ग एस में, एस वाले में सारी धातु, सारी मृदा धातु, इनमें सारी होते थे लगभग, ठीक है ना, ऊपर से नीचे जाते थे तो सारी गुण क्या होता? बढ़ता था। यहाँ पर भी सेम चीज है, बोरॉन के ऑक्साइड अम्लीय होंगे, तो जैसे नीचे जाओगे तो सारी प्रकृति बढ़ेगी, तो वर्ग नीचे जाने पर सारी प्रकृति बढ़ती है। अब आपको एग्जाम में दे सकते हैं, B2O3 दे दिया, Al2O3 दे दिया, और कुछ दे दिया, ठीक है, और फिर बताएंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा अम्लीय है, तो आप टिक कर सकते हो इजीली। बात क्लियर? हाँ, ये चीजें हैं जो मतलब आप जितने ज्यादा चीजों को अच्छे से पढ़ोगे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए ना आप? चलो नेक्स्ट आती है हेलोजन से क्रिया। हेलोजन में क्या होता है आपको बताइए? वर्ग 17 वाले तत्व, फिर कल 12 या आंटी,
फिर कल बार आई आंटी, ठीक है। 13वें समूह के सभी तत्व ट्राई हैलाइड बनते, देखो हेलोजन के साथ क्रिया करने के बाद बनते हैं हैलाइड, और हाइड्रोजन से क्रिया के बाद बनते हैं हाइड्राइड, और क्लियर। और ये MX3 सीधे ही हेलोजन के साथ संयोजन से बनते हैं, तो M क्या है, M की जगह कोई भी आ जाएगा, ये बी ले लो, Al ले लो, ठीक है। X2 क्या आ जाएगा, ये जो F है, FCl Br, तो ये आ जाएंगे। MX3 टाइप के क्या बनते हैं, ये यौगिक बनते हैं, ठीक है। 13वें समूह के तत्वों में हैलाइड और लुईस अम्ल की प्रकृति इस क्रम में घटती है, तो यानी कि आपको पता है जो कौन होगा, हाँ, अम्ल कौन होगा, अम्लीय प्रकृति किसकी होगी, जो मतलब सहसंयोजक टाइप का होगा, जो अधातु टाइप का होगा, तो कौन होगा, अधातु टाइप का, बोरॉन ज्यादा होगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, अम्लीय प्रकृति घटेगी और सारी प्रकृति बढ़ेगी। ये ध्यान रखना हमेशा, ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे ना, बैंगन, आलू, गाजर, थैला, तो नीचे जाओगे तो सारी प्रकृति बढ़ेगी और ऊपर थोड़ी बहुत अम्लीय प्रकृति है, ठीक है ना। हाँ, ये देखो एल्यूमिनियम, इंडियम थैलियम के फ्लोराइड क्या होता है, आयनिक होते हैं, साफ बात है ये आयनिक ही होंगे, ये क्या धातु है, धातु है, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज काम लेता है। BF3 और AlC3 कई औद्योगिक जो प्रक्रम है उसमें उत्प्रेरक और लुईस अम्ल के समान कार्य करते हैं। BF3 और AlC3 कई औद्योगिक जो आपके प्रक्रम है उसमें उत्प्रेरक एवं लुईस अम्ल के समान कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बार आप जो अपन जब क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उत्प्रेरक तौर पर ये देखेंगे अपने को बहुत बार, ठीक है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट, ये हो गया। अब एक चीज आती है बोरॉन का असामान्य व्यवहार, बोरॉन का असामान्य व्यवहार। मैंने बताया था कि बोरॉन छोटा है भाई, बोरॉन बाकी चीजें धातु है, बोरॉन धातु नहीं है, आकार में भी छोटा है, तो साफ बात है बोरॉन का जो व्यवहार है वो भी बहुत सारी चीजों में असामान्य है, बहुत सारी चीजों में कैसा है, असामान्य, बाकी चीजों से मैच नहीं करता है। यानी कि जो बोरॉन का व्यवहार अलग है और बाकी जो बैंगन है, बैंगन डिफरेंट है, बाकी आलू, गाजर, थैला, ये सारे इनके चीजें डिफरेंट है, ठीक है। तो लिथियम, जिस प्रकार लिथियम अपन ने पढ़ा सारी धातु में और सारी मृदा धातु में बेरिलियम पढ़ा, उसी प्रकार 13वें समूह का प्रथम सदस्य जो है बोरॉन, वो भी सेम टू सेम चीज करता है। कारण अत्यंत छोटा आकार, वही चीज है, उच्च नाभिकीय आवेश अपन आकार का अनुपात, उच्च विद्युत ऋणता और डी इलेक्ट्रॉनों की अनुपलब्धता के कारण अब सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब इसमें एक पहला पॉइंट, बोरॉन क्या है, एक प्रारूपी अधातु है। बोरॉन क्या है, एक प्रारूपी अधातु, जबकि अन्य सदस्य धातु है, ये भी बात क्लियर, पॉइंट अपन ने पहले बात कर रखी है। बोरॉन विद्युत का कुछ अलग, तो ये तो भाई हो गई, ये अधातु है तो विद्युत का कुछ अलग होगा, अन्य सदस्य सुचालक है, ये भी बात सही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक पॉइंट ये याद रखने का, बोरॉन क्या करता है, अपरूपता दर्शाता है, यानी कि दो रूपों में होता है। जैसे कि जिस प्रकार अपन पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, ये सारे क्या कार्बन के क्या है, ठीक है। तो ये सारे कार्बन के जिस प्रकार अपरूप है, उसी प्रकार बोरॉन भी दो रूपों में पाया जाता है, ठीक है। एक तो होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ठीक है, बात क्लियर। जबकि जो अपन एल्यूमिनियम को देखो तो एल्यूमिनियम क्या है, एक मृदु धातु है, सॉफ्ट है, थोड़ी मृदु यानी कि मीठा नहीं, सॉफ्टनेस, विभिन्न रूपों में नहीं पाई जाती, ये विभिन्न रूपों में नहीं पाई जाती, इसके विभिन्न रूप है, समझ गए। अब देखो ये जो बोरॉन की बात करें ना, तो ये मुख्यतः दो अपरूप है, अर्थात एक होता है अक्रिस्टलीय गहरा भूरा और एक होता है काला और अत्यंत कठोर, बात क्लियर, ठीक है। गहरा भूरा भी होता है, काला और अत्यंत जो है कठोर वो भी होता है। तो ये दो समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, अर्थात 5B10, एक तो हो गया 5B10 और एक हो गया ये 5B11। ज्यादा कौन सा होता है प्रकृति में, 80% ये मिलता है 5B11, ठीक है, और 5B10 होता है वो 20% मिलता है, वो कितना मिलता है, 20%, ठीक है। चलो ये तो फैक्ट है, इसमें तो समझने वाली बात नहीं है, चलो समझने वाला पॉइंट आएगा अपन देख ही लेंगे। अन्य अधातुओं के समान बोरॉन के गलनांक एवं घटनांक 13वें समूह के अन्य तत्वों की अपेक्षा बहुत अधिक होते हैं, तो ये अपन ने देख ही लिया पॉइंट, ठीक है, क्योंकि अपन ने देखा था कि बोरॉन का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, पूरे जो वर्ग है उसमें सबसे ज्यादा होता है बोरॉन का गलनांक, बात क्लियर। चलो बोरॉन केवल सहसंयोजी यौगिक बनाता है, बोरॉन केवल क्या करता है, सहसंयोजी यौगिक बनाता है, जबकि एल्यूमिनियम एवं 13वें समूह के अन्य तत्व आयनिक यौगिक बनाते हैं। फिर से बात वही आ गई भाई, सहसंयोजी ये बनाएगा
ये अधातु है, बाकी सारे क्या धातु है। बात क्लियर है? चलो, बोरॉन के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। फिर से वही बात, सहसंयोजी देखो, अधातु है तो सहसंयोजी टाइप होगा, उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, ठीक है। और धातु है तो कैसा होगा, सारी टाइप होगा, आयनिक टाइप यौगिक बनाएगा। तो सारी चीजें वही आ रही देखो। क्योंकि अन्य सदस्यों के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी या क्षारीय होते हैं। उभयधर्मी मतलब बहुत बार क्षार की तरफ भी व्यवहार करता है और बहुत बार अम्ल की तरफ भी व्यवहार करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बोरॉन के ट्राइहैलाइड BH3 एकलक की तरह उत्पन्न होते हैं। दूसरी ओर एल्यूमिनियम के हैलाइड द्विलक की तरह उत्पन्न होते हैं। ये एकलक द्विलक अपन देख लेंगे आगे, ठीक है। हाँ, अभी इनके ऊपर अपन जंप करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना, बोरॉन के जो ट्राइहैलाइड है वो कैसे होते हैं, एकलक की तरह होते हैं, इसके एल्यूमिनियम के द्विलक की तरह उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलो, सारी चीजें ऐसे क्या होता है, बहुत बार जो वर्ड आते हैं वो जैसे अभी नहीं आएंगे, आगे के चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब सारी चीजें क्लियर होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। बोरॉन के हाइड्राइड अर्थात बोरेन अत्यंत स्थायी होते हैं, जबकि एल्यूमिनियम के हाइड्राइड अस्थायी होते हैं। बोरॉन जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, जो यौगिक बनते हैं बोरेन, वो क्या होता है, स्थायी होते हैं। और एल्यूमिनियम जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो बनते हैं यौगिक, उनको बोलते हैं एलन बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। ये देखो, जो अपने एसिड है उनसे उनकी बोरॉन पर कोई क्रिया नहीं होती, जबकि जो दूसरे जो है एलिमेंट उनकी बोरॉन से क्रिया होके, सॉरी जो एसिड से क्रिया होगी हाइड्रोजन उत्सर्जित करता है, ठीक है। एल्यूमिनेट की अपेक्षा बोरेट अधिक स्थायी है, यानी कि बोरॉन का यौगिक है वो क्या है, अधिक स्थायी है, बोरेट। बात क्लियर? हाँ, बोरॉन अधिकतम सहसंयोजिता 4% करता है, उदाहरण BH4 जबकि अन्य सदस्य अधिकतम 6% करता है। ये भी एक फैक्ट है, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। बोरॉन अधिकतम सहसंयोजिता कितनी प्रतिशत करता है, 4, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है। जबकि अन्य अधिकतम सहसंयोजिता 6% करते हैं। कितनी, 6, यानी कि जो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इनके पार्टिसिपेट करते हैं वो वाली बात है, ठीक है। चलो, बोरॉन भाप को अपघटित नहीं करता, जबकि अन्य सदस्य ऐसा करते हैं। ये भी एक फैक्ट वाली बात है, भाप को ये अपघटित नहीं करता, जबकि अन्य सदस्य ऐसा करते हैं। बोरॉन धातुओं से संयुक्त होकर बोराइड देते हैं, उदाहरण Bg Mg B2 अन्य सदस्य साधारणतः मिश्र धातु बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि बोरॉन क्या करता है, मिश्र धातु बनाने में भी काम में आता है, धातु से संयुक्त होकर बोराइड देते हैं। फिर देख लो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल बोरॉन को बोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है, किंतु इस तरह की कोई भी अभिक्रिया समूह के अन्य सदस्यों द्वारा प्रदर्शित नहीं होती। यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल है 3HNO3, इसके साथ क्या करता है, बोरॉन क्रिया करके क्या बनाता है, बोरिक अम्ल बनाता है। बोरॉन इस जो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाया, बोरिक अम्ल, ये होता है बोरिक अम्ल H3BO3। लेकिन बाकी के जो तत्व है वो इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं करते, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बोरॉन क्या करता है, असामान्य टाइप का व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलो, अब देखो फिर से विकर्ण संबंध अपन ने जो पीछे पढ़ा था वो का वो, बोरॉन एवं सिलिकॉन के बीच विकर्ण संबंध मैंने बताया था कि आवर्त सारणी में वर्ग जो आवर्त 2 आवर्त, सेकंड आवर्त और जो तीसरे आवर्त वाले तत्व है उनके बीच में विकर्ण रूपी संबंध होते हैं, ऐसे 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 विकर्ण संबंध होते हैं, ठीक है। वो जैसे कि आपको पता है बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, ठीक है, काशी गए संत प्रभु, इस प्रकार से ये विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये अपन ने जब 60 धातु पढ़ा, सारे मृदा धातु पढ़ा, उसमें भी देखा था, ठीक है ना, जो बेरिलियम किसके साथ शो करता था, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। इसी प्रकार ये जो बोरॉन किसके साथ शो करेगा, सिलिकॉन के साथ, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, तो इस विकर्ण संबंध के कारण बोरॉन एवं सिलिकॉन के मध्य कुछ समानताएं होती है। वो समानताएं क्या है वो देख लेते हैं, वो चीजें सेम टू सेम अपन तो पहले पढ़ी है, वो फिर से देखो। ये दोनों ही धन आयन नहीं बनाते हैं भाई, धन आयन नहीं बनाते, केवल सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, ठीक है। धन आयन बनाएंगे कैसे, धातु हो तो बनाए ना, ठीक है, सिंपल सी बात है। दोनों ही क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय अवस्था में उत्पन्न होते हैं और अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दोनों ही क्या होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अवस्था में उत्पन्न होते हैं और दोनों ही क्या करते हैं, अपरूपता शो करते हैं। बात क्लियर? दोनों ही लगभग समान ऋण विद्युतता का मान दर्शाते हैं, विद्युत ऋणता इनकी समान होती है। दोनों ही कई वाष्पशील हाइड्राइड बनाते हैं और वायु में स्फोटन
तत्काल ज्वाला पकड़ते हैं और आसानी से जल अपघटित होते हैं। दोनों ही क्या बनाते हैं, दुर्बल अम्ल H3BO3, ये क्या एक्चुअली दुर्बल अम्ल है, ठीक है, दुर्बल लुईस अम्ल इनको बोलते हैं। आगे और बात आएगी इनके बारे में। H3BO3 H2SiO3। बोरॉन एवं सिलिकॉन दोनों के जो कार्बाइड होते हैं वो अत्यंत क्या होते हैं, कठोर होते हैं और घर्षक की तरह प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। हाँ, घर्षक यानी कि कहीं पर भी घिसने विसने में काम आते हैं ये, ठीक है। हाँ, दोनों ही के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, वही बात अपने पहले कर रखी है, और मैग्नीशियम की सीमित मात्रा द्वारा अपचयित हो सकते हैं। तो ये हो गया विकर्ण संबंध। ये सारी चीजें आपको लिखना है, ठीक है ना। हाँ, ये नोट्स जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा हो तो लिखना ही है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल दूं वो भी आपको नोट करना है। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं यौगिक एवं इनके उपयोग की, यौगिक और इसके उपयोग की। तो पहला देखते हैं कि बोरॉन का उपयोग क्या है। बोरॉन का उपयोग क्या है, तो देखो बोरॉन जो आपके, देखो एक तो एक चीज है बोरॉन की बहुत मस्त है, जो नाभिकीय रिएक्टर नहीं होते उनमें बोरॉन काम में आता है। क्यों का काम में आता है, तो बोरॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। तो न्यूट्रॉनों को रोकने के लिए, न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए अपन बोरॉन काम में लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये बोरॉन धातु, सॉरी बोरॉन धातु नहीं, ये बोरॉन वहां पे जो एलिमेंट है, तत्व, वो काम में आता है, ठीक है। हाँ, इस्पात उद्योगों में इस्पात की कठोरता बढ़ाने के लिए तो ठीक है, आप लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को बनाने के लिए, अर्धचालक की तरह, ठीक है। हाँ, एवं वायुयानों के लिए हल्के संयोजी पदार्थ बनाने में, ठीक है। बोरॉन कार्बाइड, अभी अपन ने बात की पीछे, वही बोरॉन दोनों कार्बाइड अत्यंत कठोर होते हैं, वही ये आप घर्षक के रूप में या घर्षक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन मेन बात ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बोरॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है बोरॉन, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा धातु न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, तो बोरॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, इसीलिए इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में अपन इसका उपयोग लेते हैं, ठीक है। चलो बोरॉन यौगिक के बारे में देखिए, ये देखो ये अपन ने देखा, वो देखा सिर्फ बोरॉन के बारे में, ओनली फॉर बोरॉन, ओनली फॉर बोरॉन के बारे में, जो अकेला बोरॉन है वो कहाँ काम आता है। अब बोरॉन के यौगिक जो बनते हैं किसी और के साथ क्रिया करने के बाद, उनका क्या है वो देखो। एक होता है, पहले होता है बोरॉन हाइड्राइड, तो जब बोरॉन जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा। तो बोरॉन BnHn+4 जो अपने पीछे बात की, BnHn+6 प्रकार के हाइड्राइड बनाता है, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, बोरॉन कहते हैं, ओके। जो इसमें डाई बोरॉन है, डाई बोरॉन यानी कि B2H6, ये वाला सबसे सरलतम हाइड्राइड है, और ये BH3 का डीलक है, BH3 का डीलक यानी कि सब बात है, डीलक यानी कि डबल, B2H6 डीलक। बात क्लियर, ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, B2H6। अब देखो डाइबोरॉन की संरचना, B2H6 में 3 केंद्रीय इलेक्ट्रॉन युग्म बंद होते हैं, जिसमें बनाना या केला आकार का बंद भी कहते हैं। ये जो बनाना या केले शेप के बंद होते हैं, और डाइबोरॉन की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है, ये देख लो, ये जो डाइबोरॉन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, ऐसी होती है, ये देख लो, ठीक। एक मेन चीज, ये अत्यंत जहरीली रंगीन गैस है। अभी डाइबोरॉन क्या, डाइबोरॉन मतलब ये B2H6, ये क्या है, अत्यंत जहरीली और रंगीन गैस है, दिखती नहीं है लेकिन जहरीली है, साथ ही अत्यधिक क्रियाशील है, ये वायु में स्वतः जलती है। बोरेन क्या होती है, ये डाइबोरेन, ये वायु में स्वतः जलती है, बहुत ज्यादा क्रियाशील भी है, ठीक है ना। चलो ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर जब हेलोजन का क्रिया होती है तो बनते हैं बोरॉन हैलाइड, ठीक है। बोरॉन हेलोजन का तीव्रता से गर्म करने में बोरॉन हैलाइड बनता है, ओके। BF3 एम BHCl3 तो क्या गैस है, जबकि BBr3 क्या है, वाष्पशील द्रव है, और जबकि Bi3 क्या है, ठोस है, ठीक है। ध्यान रखना बातें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लीग में इसलिए दो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन लीग होते हैं, ये लुईस अम्ल के समान कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखो जो बोरॉन के जो है ना हैलाइड, वो एक्चुअली में आपके लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं। ये कारण क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, कमी होती है। ये अपन बात अपने आगे आएगी तब ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो न्यून यौगिक होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, और ये क्या बनाते हैं, लुईस अम्ल बनाते हैं, ठीक है। और इनके जो बोरॉन ट्राइल हैलाइड की आपेक्षिक अम्लीयता, उसका सीक्वेंस देखोगे ना
तो सबसे ज्यादा कौन होगा? अम्लीय BI3 होगा, उसके बाद BBr3, उसके बाद BCl3 और उसके बाद BF3। ठीक है, हाँ चलो अब बात आती है बोरेक्स की। बोरेक्स Na2B4O7। ओके, देखो बोरेक्स अपन दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो ऑर्थोबोरिक एसिड से, दूसरा बना सकते हैं कॉलेमेनेट से। किससे? कॉलेमेनेट द्वारा। ये प्रकृति में सुहागा की तरफ पाया जाता है, ठीक है, इसमें लगभग 50% बोरेक्स होता है। ओके, इसको किससे? कॉलेमोनेट से भी प्राप्त किया जा सकता है, तो ये होता है कॉलेमोनाइट। ठीक है, इसको Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, उसके साथ विलयन के साथ उबालते हैं ना, तो बनता है बोरेक्स Na2B4O7। तो क्या बन जाएगा? आपके बोरेक्स बन जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है, इनमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आगे तो खैर केमिकल रिएक्शन है, अपने आप में इसमें भी डूब पड़ोगे तो बहुत कुछ है समझने को, लेकिन इतना नहीं करना अपने को। कुछ चीजें आपको, जैसे कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ नए नए वर्ड आते हैं आ रहे हैं, ठीक है, तो अपने को आगे समझ में आ जाएंगे वो। ठीक है ना, हाँ, तो ये बन जाएगा बोरेक्स Na2B4O7। ये रिएक्शन आपको याद नहीं रखनी है, ऐसा नहीं ये रिएक्शन आपको रखनी है, नहीं याद नहीं रखनी है, ये पता रख लेना कि भाई ये ऐसे सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका जो विलयन को उबालते हैं तब जाके बोरेक्स बनता है Na2B4O7। बात क्लियर? अब इसका उपयोग क्या है? तो प्रकाशीय एवं कठोर कांच के निर्माण में, ठीक है, जल को सॉफ्ट करने में, ठीक है, और एक चीज बहुत मस्त है, प्रयोगशाला में बोरेक्स बीड परीक्षण। बोरेक्स बीड परीक्षण यानी कि सुहागा मन का परीक्षण। आपने नाम सुना होगा, सुहागा मन का परीक्षण। सुहागा मन का परीक्षण एक नाम आया होगा बहुत बार, आपने केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी। ठीक है, तो सुहागा मन का परीक्षण बहुत बार नाम आता है, वही है बोरेक्स बीड परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है? सुहागा मन का परीक्षण क्या होता है? जो लवण होते हैं ना, लवण में से धन आयन की पहचान करने के लिए काम आता है। लवण में से धन आयन की पहचान करने के लिए काम में आता है, लिख लेना कहीं पे, ठीक है, मैंने लिखा नहीं उस बात को। ठीक है ना, तो ये बोरेक्स सुहागा मन का परीक्षण में काम आता है। ठीक है, ये है आपके बोरेक्स Na2B4O7, ये बोरेक्स है, ध्यान रखना। अब देखो एक चीज और होती है, जब बोरेक्स को पानी में मिलाते हैं, यानी कि इसका बोरेक्स का जलीय विलयन, जलीय जल में बोलते हैं ना, जलीय विलयन, तो ये क्या करता है? दो चीजें बनाता है। एक तो ये बोरिक अम्ल है, लेकिन ये दुर्बल अम्ल है। फिर ये बनाता है क्षार। तो आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत बड़ा क्षार है, यानी कि मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये दुर्बल अम्ल और स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। ठीक है, हाँ, बात क्लियर? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। चलो, ये हो गया बोरेक्स। नेक्स्ट चीज आती है बोरिक अम्ल अथवा ऑर्थोबोरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? H3BO3। मैंने कहा था ना H3BO3 आएगा आगे, आगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। तो H3BO3 बोरिक अम्ल है, ऑर्थोबोरिक अम्ल। इसको क्या करते हैं अपन? HCl और जो H2SO4 के साथ, या फिर या तो HCl काम में लो या फिर H2SO4 काम में लो, उसकी और बोरेक्स, ये हो गया बोरेक्स, ये हो गया HCl, ये हो गया जल, इनको मिलाएंगे ना तो तब जाके बन जाएगा नमक 2NaCl और 4H3BO3। 4H3BO3, ये आपको रिएक्शन याद नहीं रखना, मैंने फिर से कहा रिएक्शन आपको याद, इतना ध्यान रखना है कि भाई जब बोरेक्स को या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या फिर H2SO4 के साथ मिलाओगे तो ये क्या बनाएगा? नमक और बोरिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, ये क्या है? गुण में है जो ये बोरिक अम्ल है ना, ये एक्चुअली में अत्यंत दुर्बल एक क्षारीय अम्ल है। आपको ये क्षारीय अम्ल कैसा हुआ? ये भी क्षारीय अम्ल भी एक चीज होती है, ये क्षारीय टाइप का अम्ल है। क्यों? देखो बताओ, ये खुद एक अम्ल तो है लेकिन इतना दुर्बल है, ठीक है, कि मतलब कि जो प्रोटॉन दाता के समान कार्य नहीं करता। आपको पता है जो अम्ल होता है वो क्या कहते हैं? प्रोटॉन देते हैं, परंतु ये प्रोटॉन दाता के समान कार्य नहीं करता है, किंतु लुईस अम्ल के समान व्यवहार करता है। अम्ल तो है लेकिन प्रोटॉन देता नहीं है। बात क्लियर? हाँ, तो इसीलिए ये इसको बोलते हैं क्षारीय अम्ल, दुर्बल लुईस अम्ल। ठीक है, हाँ, फिर देख लो इससे खाद्य संरक्षण की तरफ बोरिक लोशन क्या, ये मेन पॉइंट है। तो बोरिक अम्ल है, ये बोरिक लोशन के नाम से आंखों को धोने के लिए दुर्बल प्रतिरोधी, आंखों की साफ सफाई के लिए जो एक लिक्विड आता है ना, उसमें होता ही है लोशन, बोरिक लोशन के नाम से। ठीक है, इसमें होता है आर्थोबोरिक अम्ल। ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखा करो ऐसे। ठीक है, चलो
एक चीज और ये बोराजिन अथवा बोराजोल, बोराजिन अथवा बोराजोल, या फिर इसको ट्राइबोरिन ट्राइएमिन, ठीक है, ये हो गया ट्राइबेरिन, ये हो गया ट्राइएमिन। यानी कि ये एक्चुअली में क्या है, बी बोरॉन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ये रंगहीन द्रव है, कैसा है, रंगहीन द्रव। और इसको क्या बोलते हैं, जिसे अकार्बनिक बेंजीन कहते हैं। बेंजीन तो अपन पढ़ेंगे इसमें जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो बेंजीन तो बहुत मेन काम की चीज है वहां पे। इसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक बेंजीन में, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस बोराजिन या बोराजोल इसको बोलते हैं अकार्बनिक बेंजीन, ठीक है। हाँ, ये तैयार कैसे होता है, तो ये जो 2B2H6 यानी कि जो डाइबोरेन है, डाइबोरेन को NH3 यानी कि अमोनिया के साथ अपन गर्म करते हैं तब जाके बनता है ये, ठीक है। हाँ, और इसमें देखो ये होता है इस प्रकार बोराजिन, ये पूरा देखो बेंजीन की तरह होता है। बेंजीन अपने लगभग ऐसे ही सीक्वेंस में दिखता है अपने को, ठीक है। ये होता है बोराजिन, ठीक है, जिसमें 3 नाइट्रोजन, बात क्लियर, 3 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 3 बोरॉन। चलो फिर अपन देखते हैं कि एल्यूमिनियम के उपयोग, सिंपल जो मैं बता रहा हूं पहले, जो एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है, कोई यौगिक नहीं, उसके बाद देखेंगे इसकी यौगिक के उपयोग। तो जो एल्यूमिनियम के उपयोग है, तो घरेलू बर्तन, मैंने बताया जो घर पे अपने बर्तन है एल्यूमिनियम के, पूछ लेना घर पे किसी को एल्यूमिनियम के बर्तन कौन से है, ठीक है। नहीं हो वो तो गूगल पे सर्च कर लेना, दिख जाएगा, ठीक है। लोहा एवं स्टील को संचारक से रोकने के लिए, यानी कि लोहा एवं स्टील के लिए जंग लगने की कुछ भी ऐसी दिक्कत हो, ठीक है, या कुछ और कुछ चीज हो, तो उसे सेव करने के लिए अपन क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की क्या लगाते हैं, परत लगाते हैं। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम फिर आगे क्रिया होने से रोक लेता है, क्योंकि वो पहले से ऑक्साइड की लेयर बना लेता है और फिर वायु के साथ क्रिया नहीं होती, समझ गए। तो वो जो आपके लोहे की कोई चीज बनी हुई है, स्टील की कोई चीज बनी हुई है, वो खराब नहीं हो, इसलिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम की लेयर बनाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, परत, ठीक है। तार बनाने में, बिजली के तारों में भी एल्यूमिनियम काम में आता है, ठीक है। हाँ, अब देखो, वैसे एक बात बताओ, ये एल्यूमिनियम अपन केमिस्ट्री की भाषा में, हिंदी में वगैरह जो भी बोलते हैं एल्यूमिनियम बोलते हैं, हमारे जो मारवाड़ी में से वर्ड होता है इसको बोलते हैं अलीमली, अलीमली, ठीक है, ये वर्ड आता है। कि कौन कौन किसके यहाँ पे गांव में ऐसा वर्ड आपने सुना होगा, तो वही आपके क्या है, एल्यूमिनियम है, वही क्या आपके एल्यूमिनियम है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने घर पे पूछ लेना कि भाई इस आलिम चीज के मतलब कुछ चीज वो बताओ, या फिर कुछ घर पे कुछ है तो घर पे पूछ लेना किसी को, ठीक है, इसका बर्तन है, इसका तार अगर, तो आपको बता देंगे, नहीं पता है तो, ठीक है ना। हाँ, तो ये मारवाड़ी में, हमारे यहाँ पे इस एरिया में अली बोलते हैं, ठीक है, वो वही है, एल्यूमिनियम एक्चुअली अली हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं एल्यूमिनियम की यौगिक की बात। तो इसमें सबसे बड़ा यौगिक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड अथवा एल्यूमिना, Al2O3, एल्यूमिना। ये क्या होता है, रंगहीन, क्या होता है, रंगहीन, एक मिनट, हाँ, रूबी रूबी लाल, ठीक है, हाँ, ओके। तो ये कैसा होता है, रंगीन होता है, ठीक है। और ये रूबी, माणिक, नाल, ये टोपाज, ये एक्चुअली में क्या नग है, नग, बहुमूल्य पत्थर, नंग नहीं होते, बहुमूल्य पत्थर, ये सारे ये है, ये उनमें इस रूप में ही पाया जाता है, उनमें ये होता है, ठीक है। पुकराज पीला, ये नीलम नीला, ये सारे क्या है, बहुमूल्य पत्थर में ये नंग होते हैं, ठीक है, उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कोई कोई मतलब हीरे की फैक्ट्री में वगैरह काम करता हो ना, तो उनसे पूछना ये माणिक लाल और वो सारी शब्द ये जानता होगा, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कठोर होता है, अपन ने पहले भी बात की। इसका उपयोग कांच की पॉलिश करने में काम में आता है, कांच की पॉलिश करने में ये काम में आता है। ये एक हीरा होता है, अपन आगे देखें, कांच को काटने में काम में आता है, और ये कांच की पॉलिश करने में काम में आता है, बात क्लियर, ठीक है। एक होता है, क्या होता है, थर्माइट होता है, वो एक्चुअली में क्या होता है, एक रेशियो 3 में, 1:3 में Fe2O3 एवं एल्यूमिनियम का जो है पाउडर, उसका मिश्रण होता है, उसका क्या होता है, मिश्रण होता है। अब ये काम कहाँ आता है, लोहे की वेल्डिंग में काम आता है, ये काम कहाँ पे आता है, लोहे की वेल्डिंग में। और इस स्थिति में बहुत अधिक उष्मा से भी, यानी बहुत अधिक उष्मा निकलती है, लोहे की वेल्डिंग करते तो उष्मा नहीं निकलती, उष्मा वही चीज है, ठीक है। तो ये बहुत अधिक उष्मा से भी होता है, ठीक है। Al Fe2O3 तब बनता है Al2O3 प्लस Fe प्लस उष्मा,
ठीक है। हाँ, तो जो वेल्डिंग का काम करते होंगे उनको पता होगा इस चीज का, ठीक है, वेल्डिंग में ये चीज आती है, ठीक है। 1:3 में इसका Fe2O3 और एल्यूमिनियम का जो होता है पाउडर चूर्ण उसका मिश्रण होता है। चलो बहुत हो गया, आप लास्ट स्लाइड आज की क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका उपयोग फिटकरी के निर्माण में होता है। इसका उपयोग किसमें होता है? फिटकरी के निर्माण में। फिटकरी को क्या बोलते हैं? एलम बोलते हैं। फिटकरी को बोलते हैं एलम। सामान्य सूत्र होता है ये, लास्ट में डॉट 24H2 आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये देख लो, फिटकरी के क्रिस्टल में 6 जल अणु, 1 संयोजी आयन, 6 जल अणु, 3 संयोजी आयन और ये 12 अणु क्रिस्टल संरचना में बंधे रहते हैं, ठीक है। चलो ये फैक्ट है। पंख फिटकरी या फिर केस लवण एल्यूमिनियम सल्फेट का मूल रूप है, ओके। तो फैक्ट है, आप देख लेना, ठीक है। पोटास फिटकरी वगैरह, हाँ कुछ महत्वपूर्ण फिटकरियां तो उसमें कुछ ऐसा आपको याद नहीं रखना, याद सिर्फ ये रख लेना, पोटास फिटकरी, इसका फॉर्मूला देख लेना। बाकी सारी जो फिटकरी कौन सी है इस टाइप का होगा कुछ फॉर्मूला, लास्ट में क्या आएगा 24H2O, वो फिटकरी है, बस ये ध्यान रखना, इनको रटना नहीं है। एक बार देख लोगे ना आपको मालूम पड़ जाएगा भाई ऐसा कुछ है, ठीक है, जिसमें बीच में ये SO4 आता है और या कोष्टक में SO4 आ गया, लास्ट में 24H2 आ जाएगा, ये वो बनता है फिटकरी। वो क्या बनता है? फिटकरी। और साथ ही पोटास फिटकरी का फॉर्मूला ये याद रख लेना, K2SO4.Al2SO4 3 24H2O, बस इसी प्रकार के सारे होंगे, K की जगह दूसरा आ जाएगा, ठीक है। हाँ बस, तो ये यहाँ पे होता है अपने बोरॉन परिवार फिनिश। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कार्बन परिवार, काशी गए संत प्रभु, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन कार्बन परिवार। तो चलिए, क्लास अच्छी लगे तो नीचे कुछ कमेंट्स भी कर दिया करो कि सर अच्छा लगा, हमारा भी हौसला बढ़ता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।